हेलो डियर, आज मैं आपको लंपी स्किन डिजीज वायरस के बारे में बता रहा हूँ। इसको जो है गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं और एक और नाम इसका है नीथलिंग वायरस डिजीज। नीथलिंग वायरस से बोलते हैं। इसका काजल एजेंट या रोग कारक कैप्रीपॉक्स वायरस कैप्रीपॉक्स वायरस है, जो पॉक्स वायरेडी फैमिली का है। पॉक्स वायरेडी कुल का ये सदस्य है। इसमें जो जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस होता है, इसमें कुल 3 वायरस शामिल हैं। जैसे पहला LSDV, इसका मतलब लंपी स्किन डिजीज वायरस, जो मुख्य रूप से गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, जिराफ और हिरन में ये रोग लगता है, लेकिन गायों में यानी कैटिल में ज़्यादा घातक है। दूसरा जो है शीप वॉक्स वायरस और तीसरा जो है इसका सदस्य है गोट वॉक्स वायरस। तो आज हम लोग LSDV यानी लंपी स्किन डिजीज वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में एक मुख्य जानकारी ये है कि यह डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इस वायरस का, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। इसके अतिरिक्त इसका जीनोम, कैप्रीपॉक्स वायरस का जो जीनोम है वो 151 kbp नामक इसमें जीनोम पाया जाता है। यह बीमारी फैलता कैसे है, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है या रोग वाहक क्या है। जो नमी अगर ज़्यादा हुई, जहाँ पे ये पशुओं को रखा जाता है, तो वहाँ पे मच्छर, मक्खी, जूं, टिक, फ्लिया या पिस्सू यानी जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं, रक्त चूसने वाले कीट, इस वायरस बीमारी को एक गाय से, एक पशु से दूसरे पशु में फैलाते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन से क्या हुआ, ब्लड सकिंग इंसेक्ट जैसे मच्छर, मॉस्किटो, फ्लाई, फ्लिया और जूं है, टिक है, जो जितने भी एक्टोपैरासाइट हैं पशुओं के, वो ये रोग को फैलाते हैं। अब इसका इतिहास के बारे में जानना, इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो बहुत शार्ट में इसको, सबसे पहला केस एक अफ्रीकी देश जाम्बिया में 1929 में इस लंपी वायरस को देखा गया। इसके बाद भारत की जहाँ तक बात की जाए, भारत में अगस्त 2019 में फर्स्ट लंपी वायरस का केस मिला। इसके बाद अभी जुलाई 2022 में भारत के कई राज्यों में ये दोबारा से फैल चुका है, जैसे गुजरात, राजस्थान, MP, अब उत्तर प्रदेश, यानी कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में, लगभग 7 राज्यों में ये कहर अपना फैला रहा है। तो इसके बारे में अब ये जानना जरूरी है कि इसके लक्षण क्या है। इस बीमारी का प्रमुख लक्षण इस प्रकार से है, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 7 दिन का होता है, यानी वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद उसका लक्षण निकलने में इतना समय लगता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 4 से लेकर 7 दिन। तो शुरुआत में इसमें क्या होता है कि पशु का नाक बहता है, उसके आँखों से पानी आता है तथा मुंह से सलाइवा निकलता है, यानी लार निकलता है। इसके बाद क्या होता है, इन्फेक्शन के संक्रमण के 1 सप्ताह बाद पशु को तेज बुखार होता है। बुखार लगभग 41 डिग्री सेल्सियस या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, और ये बुखार 1 सप्ताह यानी 1 वीक तक बना रहता है। इसके बाद अन्य क्या प्रमुख लक्षण है, पशु के बॉडी पर 10 से लेके 50 मिलीमीटर साइज के गोल गोल नाड्यूल यानी गांठें बन जाती हैं, जो इस बीमारी का
मुख्य लक्षण है। तथा इसके साथ ही साथ एनिमल के बॉडी पर कई जगह जगह पे स्वेलिंग यानी सूजन भी हो सकता है, तो नाडूल या गांठें बनना प्रमुख लक्षण है, और कहीं कहीं पर स्वेलिंग भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, जब बीमारी का संक्रमण बढ़ता है तो पशु जो है खाना खाना बंद कर देता है, क्योंकि उसको खाने और निगलने में पेन होता है। इसके अतिरिक्त अगर वो दुधारू यानी मिल्किंग एनिमल है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन घट जाता है, दूध उत्पादन घट जाता है। और एक बात यहाँ समझने की है कि ए वायरस जो है एक्जोटिक ब्रीड, जो हमारे एक्जोटिक ब्रीड हैं, जो विदेशी नस्ल हैं, जैसे होल्स्टाइन फ्रीजियन है, जर्सी है, ब्राउन स्विस है, इन सब में इनका संक्रमण अधिक होता है, यानी मोर इन्फेक्शियस होता है देसी के अपेक्षा, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी जो है बहुत कम होती है, लो इम्यूनिटी। ये होल्स्टाइन फ्रीजियन जैसे है, इसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, और क्योंकि इनकी स्किन जो है बहुत पतली होती है, और देसी गायों का स्किन इनकी अपेक्षा मोटी होती है, इसलिए उसमें इम्यूनिटी जो है ज़्यादा होती है। और इस बीमारी का जो लक्षण है वो एनिमल के अंदर जो है 5 सप्ताह तक बना रहता है। यदि इस दौरान सही से इलाज ना किया जाए तो पशु की डेथ हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। अब इसका जो है उपचार क्या है, कैसे बचाव करेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या FAO के अनुसार इस बीमारी में मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी रेट 10% से कम है। इसके अतिरिक्त एक और ऑर्गेनाइजेशन WOAH, इसका मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, इसके अनुसार मॉर्टेलिटी रेट 5% तक तथा मॉर्बिडिटी रेट 20% तक। मॉर्टेलिटी रेट का मतलब कि 100 में कितनी गाय, मतलब कितनी गायों की डेथ हो जा रही है, और बीमारी कितने में फैलती है वो 20%। वैसे अन्य शोधों से भी पता चलता है एनिमल टू एनिमल यह बीमारी जो है इसमें इन्फेक्शन 45% तक फैलने की आशंका रहती है। तो 45% तक ये बीमारी तेजी से फैल रही है। तो इसके लिए इलाज क्या है, इससे बचाव के लिए क्या हो सकता है। सबसे पहला उपाय है, अगर कहीं पर ये बीमारी का लक्षण दिखता है तो अन्य पशुओं, मतलब उसको आइसोलेशन में 28 दिन का आइसोलेशन में रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। और उसका बॉडी पर जो डिजीज एनिमल है उसके शरीर पर जो नॉड्यूल्स होते हैं, जो गांठें होती हैं, उनका देखभाल करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। जैसे उससे कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना, कोई बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ना होने पाए, क्योंकि ज़्यादातर डेथ इसी से होता है, जो पशु मर जाते हैं उसका कारण है कि उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जा रहा है। जैसे नारियल का तेल और कपूर मिला के उस पर लगाना, कोई बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ना हो, या घाव बढ़ता दिखा तो उसका भी इलाज करना। पेन के लिए पैरासीटामॉल या अन्य दवाओं का सेवन कराया जा सकता है। इसके अलावा बीमारी को फैलने से रोकने के लिए वेक्टर कंट्रोल, जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट हैं उनके नियंत्रण का उपाय करना चाहिए। आसपास नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं लगा होना चाहिए, और ये जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट हैं इनके नियंत्रण के लिए पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। आज अब तक जो है इसके लिए 2 प्रकार के वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है इस समय। जैसे पहला है गोट पॉक्स वायरस वैक्सीन, गोट पॉक्स वायरस वैक्सीन, और अभी हाल में ICR द्वारा लंपी प्रो बैक एंड नामक वैक्सीन जारी किया गया है, इसका भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ लंपी वायरस के बारे में ये भी बताना है, ये भी प्रश्न उठता है कि क्या इनसे प्रभावित गायों का दूध यूज किया जाए या ना किया जाए। फिलहाल अभी तक के जांच में इसको जो है जूनोटिक होने का कोई सबूत नहीं मिला। जूनोटिक
ऐसी बीमारियां हैं जो एनिमल टू ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र होती हैं। ऐसी बीमारी जो गाय से मनुष्य में फैल सकती है। फिलहाल ये बीमारी जूनोटिक नहीं है, इसलिए इनसे प्रभावित गायों का अगर दूध का उत्पादन किया जा रहा है तो कम से कम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर खूब उबाल कर ही यूज करना चाहिए। और इस प्रकार से ये लंपी वायरस जो गांठदार त्वचा रोग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पशुपालन के दृष्टि से टॉपिक है और पूरे देश में ये पशुओं का जो पशुपालन का हमारा एरिया है, सेक्टर है, उसमें बहुत इकोनॉमिक लॉस कर रहा है, आर्थिक क्षति कर रहा है। इसलिए ये मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखकर आप सभी लोग अवेयर होंगे और अपने पशुओं का देखभाल अच्छी तरह करेंगे। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट जो है इस बीमारी के बारे में A to Z संक्षेप में A to Z जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।